अच्छा देखो बोर्ड पे देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, दो मेथड डिस्कस किए थे। इसके क्वेश्चंस भी बनाए थे, जहां हमारे पास पहले ऑलरेडी क्या थी, इक्वेशंस थी, और हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब हमें बनाने हैं क्या, वर्ड प्रॉब्लम। अब देखो कहने को तो ये एक्सरसाइज 3.2 है, बट मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी पहले ही बोल दिया था, भले ही एक्सरसाइज 3.2 है, बुक के अनुसार दिखता है कि किसकी एक्सरसाइज है, सब्स्टिट्यूशन, बट मैंने आपको कहा था कि आपकी चॉइस है। मेन काम है स्टेटमेंट पढ़ के उसकी इक्वेशन बनाना। पेपर में बहुत बहुत रेयर है जहां वो एक वर्ड प्रॉब्लम दे रहा है और आपको सामने से कहेगा कि इस मेथड से कर या उस मेथड से, वो सिर्फ आपको कहेगा सॉल्व। क्या कहेगा, सॉल्व करो। नमस्ते बच्चे, बैठो, क्या करो, सॉल्व करो। गेट बंद भी करना होता है बेटा जब आप आते। हाँ चलो ठीक है, बैठो, ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरा यहाँ जो जोर रहेगा वो स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन कैसे बननी है ये समझाने पे। सॉल्व आप लोग खुद से करेंगे, और मैं फिर आपके लिए मैं बोल दिया कि आपकी चॉइस है कि आप चाहे एलिमिनेशन से कीजिए चाहे सब्स्टिट्यूशन से, और मैंने कहा है कि बेहतर रहेगा कि आप किससे कीजिए, एलिमिनेशन से करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो क्या बोला उसने कि दो नंबरों का जो डिफरेंस है, तो कोई दो नंबर है, उन दो नंबरों का डिफरेंस कितना है, 26। मतलब कोई दो नंबर है, उन दोनों को माइनस करने पे कितना आता है, 26 या 26 आता है। एंड वन नंबर, और वहां जो दो नंबर है उनमें से जो एक नंबर है इज, वो है क्या है, 3 टाइम्स, 3 गुना दी अदर। अब ये सोचो, देखो दो नंबरों का डिफरेंस 26 है, और 26 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब बड़ा, जो दो नंबरों में से जो बड़ा वाला है उसमें से जब छोटे वाले को माइनस करते तो कितना आता है, 26। और फिर क्या कहा, 3 टाइम्स दी अदर, और वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, और उनमें से एक नंबर क्या है, दूसरे का 3 गुना है। अब उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 गुना, मतलब जो बड़ा वाला होगा बेटा वो छोटे वाले से 3 गुना होगा, छोटे वाले का 3 गुना करते होंगे तो बड़ा नंबर आता होगा। तो क्या लेट करेंगे, देखो, तो आई थिंक हम लेट कर सकते हैं, लेट दी लार्जर नंबर इज इक्वल टू x और स्मॉलर नंबर को माना y। समझ आई है, तो द लार्जर नंबर इज x और स्मॉलर नंबर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दो नंबरों का डिफरेंस कितना है, 26। बोले तो x लार्जर में से स्मॉलर वाला y माइनस किया तो आता होगा 26। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। और फिर आगे क्या बोला, वन नंबर, उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। तो कौन सा, जो बड़ा वाला है बेटा x, वो 3 टाइम्स है किसके, स्मॉलर वाले y के। और यहां से इक्वेशन आएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने की अगर बात करोगे आप तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने कहा भले ही एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन का है, बट अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, अगर वहां वर्ड प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको कभी नहीं कह रहा है कि इस मेथड से कर या उस मेथड से। और मुझे लगता है आइडिया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है ना। तो मेरी तरफ से तो यह है कि भले एक्सरसाइज 3.2 है, वर्ड प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन, अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए सब्स्टिट्यूशन आसान है तो लगाइएगा, जो कि मुझे लगता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आप एलिमिनेशन से ही एक्सरसाइज 3.2 के वर्ड प्रॉब्लम करो। अब जैसे ये इक्वेशन आ गया, अब देखो एलिमिनेशन से कितना आसान है, ऑलरेडी इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम चुपचाप क्या कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ x के कोएफिशिएंट सेम है, बट x का साइन क्या है, भी सेम है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन चेंज होगा नीचे इक्वेशन का, प्लस माइनस माइनस, x में से x गया 0 हो गया, माइनस माइनस और माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस प्लस, 3 में से 1 गया 2, और 3 बड़ा साइन का है तो ऑब्वियस आते हैं प्लस 2y आएगा, और यहाँ आ गया 26, और यहां से देखो बेटा आपके पास क्या आ गया, y आ गया 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13, और y क्या था, स्मॉलर 1। अब क्या करोगे, यहां से
जो y आया है उस y को सब्स्टिट्यूट करोगे, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। तो हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x क्या है मालूम नहीं, y हमने अभी निकाला है कितना 13 इज इक्वल टू कितना 26, और यहां से x कितना आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा 26, और ऑब्वियसली बात है -13 यहां जाके +13, और x आएगा आई थिंक 39। और यहां आप आंसर खत्म नहीं करेंगे बेटा, वर्ड प्रॉब्लम है, x और y प्रैक्टिकली कुछ चीज थे तो आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे यहां पर दी रिक्वायर्ड नंबर आर 39 जो कि x हमारा आया, एंड दूसरा नंबर है 30। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, चलो फिर आगे करते हैं इसको। ताल ये सवाल भी सिंपल था, देखो अब देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर रहा है, अधिक है, बड़ा है किससे, स्मॉलर बाय छोटे वाले से कितना डिग्री 18 डिग्री। तो क्या सवाल समझ आया कि सवाल में दो सप्लीमेंट्री एंगल है, और आप जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आता है, और उन दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा वाला है लार्जर वो एक्सीड है, बड़ा है किससे, छोटे वाले से कितना 18 डिग्री, पहला स्टेटमेंट। और कह रहा फाइंड देम, तो कैसे करोगे बच्चा, देखो तो क्या करते हैं, लेट दी लार्जर एंगल, तो दो एंगल है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो लेट किया जो बड़ा वाला एंगल है वो x माना, ठीक है, और जो स्मॉलर एंगल से क्या मान लिया y। देखो पहली इक्वेशन तो क्या बनेगी, क्योंकि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो ये इक्वेशन तो बननी है कि x प्लस वाई का सम कितना आएगा 180, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बोला है उसने कि लार्जर वाला जो एंगल है दैट इज x, वो एक्सीड कर रहा है, बड़ा है किससे, छोटे वाले से कितना डिग्री 18 डिग्री। मतलब जो बड़ा वाला x है वो कब आता है, जब मैं छोटे वाले y में 18 जोड़ दूं तो क्या आता है, लार्जर आता है। इसे तो कहेंगे कि लार्जर वाला छोटे वाले से 18 बड़ा है, मतलब छोटे वाले में 18 जोड़ने पे क्या आता है, बड़ा वाला आता है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। फिर मैं कह रहा हूं कि एक्सरसाइज किसकी है, सब्स्टिट्यूशन की, कोई जरूरी नहीं है सब्स्टिट्यूशन लगाना, टाइम बर्बादी। पेपर में अगर सच बताओ, पेपर वाला आ गया और बोला कि सब्स्टिट्यूशन करो, तो क्या सब्स्टिट्यूशन आपको आता नहीं है क्या, और इस तरह की छोटी इक्वेशन क्या तुम सब्स्टिट्यूशन गलत कर दोगे। मैं तो क्या करने वाला हूं, देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड करूंगा, क्यों, दोनों इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट पहले से सेम है, और y का कोएफिशिएंट सेम होने के साथ साथ पहले से साइन भी अपोजिट है। तो जस्ट सिंपल क्या होगा, सिंपल बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 180 प्लस 18 कितना होगा भाई 198, और यहां से x कितना आएगा, इसका हाफ, 198 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, हाँ 95 है कि नहीं, x आ गया 90, सॉरी हाँ सॉरी 99 190, हाँ 190 x 2 इज 99, तो x कितना आ गया 99। अब x आ गया तो y भी निकाल सकते हो, क्या करोगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो या फर्स्ट में या सेकंड में, तो क्या कर रहे हैं सेकंड में रख देते हैं, या तुम्हारी इच्छा फर्स्ट में रख दो, तुम्हारी मर्जी है, क्या कर रहे हैं, तो सेकंड में लिखना है यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो x माइनस 99 इज इक्वल टू 18, और x हो जाएगा 18 प्लस 99, और यहां से आपके पास x आ रहा है 9 8 17 होता है, 17 कैरी 1 10, x निकाल दिया क्या मैंने, अरे यार मेरा ध्यान आज सच में आउट हो रखा है, मैंने x निकाल दिया, मैं x से क्या रखा, सॉरी इधर देखिए क्या होगा,
x की वैल्यू बेटा 99 है, सॉरी, माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब यहां से निकालो तो माइनस वाई कितना आएगा, 18 माइनस 99। हमने x निकाला था, मैंने वैल्यू y पे रख दिया, x की वैल्यू x पे रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। माइनस वाई कितना है बेटा, 19 में से 8 गया, हाँ माइनस 81, माइनस से माइनस गया और y कितना गया 81। बट पेपर में यहां मत छोड़ना, आप लिखेंगे द लार्जर सप्लीमेंट, द लार्जर ऑफ द लार्जर एंगल इज कितना 99 एंड द स्मॉलर इज 81। ध्यान रख लो, वर्ड प्रॉब्लम कभी भी ऐसे एंड नहीं होगी, वहां कुछ पूछा गया है और यहां तुम जान रहे एक्स और वाई को भी ऐसा रैंडम एक्स वाई नहीं है, एक्स इज अ लार्जर एंड वाई इज द स्मॉलर ऑफ दोस टू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट में कंक्लूड करना तरीके से पूरा। चलिए यहां देखो, आई थिंक इस तरह का एक वर्ड प्रॉब्लम पीछे बना दिया था हम लोगों ने जब ग्राफिकल मेथड से किया था। क्या कह रहा है, हाँ पता नहीं वहां बैट बोलता था, क्या था वहां पेन पेंसिल था। कह रहा है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर द रुपीज ऑफ 3800। तो क्या समझ आया, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बल्ले 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपए में, तो बेटा 3800 में, तो इस 3800 में उन 7 बैटों की कीमत भी है और 6 बॉलों की कीमत भी है। लेटर बाद में सी बाय, और बाद में सी बाय वो जो फीमेल कोच हो रही होगी, सी बाय 3 बैट्स, और बाद में वो 3 बैट खरीदती है, 5 बॉल खरीदती है, कितने रुपए में, रुपीज 1715। एंड कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, हर एक बैट, प्रत्येक बैट की, और ईच बॉल दैट इज प्रत्येक बॉल की कीमत निकालनी है। चलो क्या करोगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो माना एक बैट की कीमत कितनी है, रुपीज x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो हमें ये निकालनी है रुपीज y। आपको सोचा इक्वेशन क्या सिंपल है भाई, अगर एक बैट x रुपीज का है तो पहले केस में 7 बैट खरीदे गए, तो अगर एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कितनी बड़ी होगी 7x, प्लस अगर एक बॉल की कीमत y रुपीज पड़ती है तो 6 बॉल की कीमत कितनी बड़ी होगी 6y, और 7 बैट की कीमत 7x और 6 बॉल की कीमत 6y का जो सम होगा वो 7 बैट 6 बॉल की कीमत 3800 होगा। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा एक चीज नोटिस करो, जब इस तरह की इक्वेशन होगा तो देख लिया करो सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसी किसी केस में सिंप्लीफाई होता है, इक्वेशन सिंप्लीफाई पहले ही कर दोगे तो आगे सॉल्व करना इजी होगा। दूसरा केस देखो, बाद में उसने 3 बैट खरीदे, अब 3 बैट की कीमत कितनी होगी भाई, एक बैट x का 3 बैट 3x होगा, अब 5 बॉल खरीदी अगले केस में, तो 5 बॉल की कीमत कितनी होगी बड़ी 5y। अब ये 3 बैट की कीमत है, ये 5 बॉल की कीमत है, दोनों का सम कितना रखा है 1750। मुझे लगता है इसको आगे आप कर सकते हैं, और ऑब्वियस याद है आपकी चॉइस है, किस मेथड से भी कर लो, मैं सलाह दूंगा सब्स्टिट्यूशन लगा देना, ओ एलिमिनेशन से कर देना। आपको सब्स्टिट्यूशन जाना, सब्स्टिट्यूशन चले जाना। अच्छा इस सवाल को देखो, सिंपल सरल सवाल है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कहता है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। कह रहे एक सिटी में जो टैक्सी का किराया है कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, उसमें क्या है एक फिक्स चार्ज है, टूगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो क्या समझ आया, एक शहर या एक सिटी में जो टैक्सी का भाड़ा किराया है, वो टैक्सी का किराया भाड़ा 2 चीजों से मिलकर बनता है, उसमें एक फिक्स चार्ज है और दूसरा है चार्ज फॉर दी डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस आपने तय किया है उस पर। ऑब्वियस ऐसे ही होता है, आप टैक्सी हायर करेंगे उसका एक भाड़ा है, ये थोड़ा ना तो यहाँ चढ़ा और 1 किलोमीटर चल गया, बोला कि भाई 1 किलोमीटर का है तो 1 किलोमीटर 10 रुपये का पड़ता है तो 10 रुपये दूंगा, भाई नहीं, टैक्सी हायर किया उसका एक फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही पड़ेगा, तू अभी बैठ और 2 मीटर बाद उतर जा, है कि नहीं, दैट इज अ फिक्स चार्ज। और उस फिक्स चार्ज के साथ साथ क्या है वहां पर चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर का मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसके लिए चार्ज, जो कि चार्ज पर किलोमीटर होगा, जो कि चार्ज पर किलोमीटर होगा, जितना डिस्टेंस जाएंगे उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे समझ आ गया कि एक शहर में टैक्सी का भाड़ा 2 चीजों से मिलकर बन रहा है, एक उसमें फिक्स चार्ज है और एक उसमें चार्ज पर किलोमीटर होगा, चार्ज पर किलोमीटर होगा, मतलब जितना भी मैं डिस्टेंस गया उसके लिए जो अमाउंट बनता है। अच्छा कहता फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जब एक व्यक्ति उस शहर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है तो चार्ज पेड, तो कितना देता है
105। तो दिमाग लगाओ, जब उस शहर में एक बंदा 10 किलोमीटर जाता है तो कितना पे कर रहा है? 105। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए पे कर रहा है कितना? 105। ठीक है, और मैं भी जान रहा हूं ये 105 दो अमाउंट से मिलकर बना है, इसमें फिक्स चार्ज भी होगा और वो 10 किलोमीटर गया उसका भी चार्ज होगा, है कि नहीं? इसी प्रकार से फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और उसी प्रकार से उस शहर में अगर एक बंदा 15 किलोमीटर की जर्नी करता है तो उसको फेयर चुकाना पड़ रहा है कितना? ₹155। और तुम भी जानते हैं 155 का हिसाब क्या होगा? अरे उसमें जो फिक्स चार्ज है वो भी लगा होगा, फिलहाल मैं उसको ले नहीं रहा, है ना, और प्लस ये 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस तय किया है इस पे जो चार्ज बनता होगा वो भी रहा होगा। ठीक है, कहता है व्हाट इज द फिक्स चार्ज, कह रहा है फिक्स चार्ज बताओ कितना है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पड़ रहा है वो भी आपको निकालना है। ये दो चीजें आपको पूछी गई है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, और आगे जाके पूछ भी रहा है कि एक व्यक्ति को कितना पे करना पड़ेगा फॉर द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और अगर इस शहर में एक बंदा 25 किलोमीटर जाता है तो बताओ कितना पे करना पड़ेगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अगर मैं फिक्स चार्ज निकाल दूं और चार्ज फॉर पर किलोमीटर निकाल दूं तो 25 किलोमीटर कितना किराया बनता है मैं वो भी निकाल सकता हूं। देखो कैसे करूंगा, अगर मैं इस फिक्स चार्ज को x मान लूं, थोड़ा रफ में सोचना, अगर फिक्स चार्ज को x मान लिया जाए और मानो कि चार्ज फॉर पर किलोमीटर पड़ रहा है कितना? y रुपीज, तो तुम्हें जहां इक्वेशन बनती दिख रही है, ये पहले केस में ये जो 105 का हिसाब बना है कैसे बना कि 10 किलोमीटर जाने के लिए उसने 105 दिए, कैसे हो? अब यहां इक्वेशन क्या बन रही है, इस 105 में वो x फिक्स चार्ज रहा होगा प्लस वो 10 किलोमीटर जो गया उस 10 किलोमीटर का किराया भी रहा होगा, और अगर 1 किलोमीटर का y रुपीज चार्ज है तो बेटा यहां 10 किलोमीटर जाने में कितना बड़ा होगा? 10y। तो आई थिंक ये इक्वेशन है। तो पहले केस में 10 किलोमीटर जाने पे 105 रुपए दिए, अब वो 105 रुपए का हिसाब क्या है, उसमें x फिक्स चार्ज होगा, उसमें x फिक्स चार्ज होगा और प्लस वो 10 किलोमीटर किराया। अगर 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज तो 10 किलोमीटर कितना? 10y। इन दोनों का सम है वो 105। इसी प्रकार से अगर दूसरे केस में 15 किलोमीटर के लिए वो 155 पे करता है तो 155 का हिसाब क्या है भाई? ये 155 का हिसाब कैसे बना होगा? तो भाई उसमें फिक्स चार्ज x लिया गया होगा प्लस ये जो 15 किलोमीटर गया है इसका किराया। तो अगर 1 किलोमीटर का किराया है y रुपीज तो 15 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 15y। लो बन गई दो इक्वेशन। तो तुम्हें क्या समझना, आधे से ज्यादा काम तो रफ में सोचने का भाई, है कि नहीं? इक्वेशन तो साफ सुथरा काम तो कर देंगे बोर्ड पे, बट पहले ये सब समझना चाहिए क्या चल रहा है। और फिर जब उसने मुझे आगे पूछा कि अगर एक बंदा 25 किलोमीटर जाता है तो बताओ कितना पे करना पड़ेगा, तो मेरे भाई अगर 25 किलोमीटर जाएगा तो तेरा जो टोटल कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा? फिक्स चार्ज तो वहां भी रहेगा x प्लस उस 25 किलोमीटर का चार्ज। अगेन वही कि अगर y किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज है तो 25 किलोमीटर जाएगा, इस केस में तो 25 y होगा, और अगर x और y आ जाएगा तो 25 किलोमीटर का चार्ज भी आ जाएगा। कितना है? x प्लस 25y। तो कैसे करेंगे, चलो देखो। अरे सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, यहाँ कागज पे कैसे लिखेंगे ये तो हमने समझा सिर्फ, बट आई थिंक तुम समझ लो मेन काम क्या है। मेन काम ये सब है जो रफ में हुआ। अगर तुमको ये समझ आता है तो कागज में सिर्फ सजाने वाली बातें हैं। तो लेट किया, लेट दी फिक्स चार्ज, तो माना फिक्स चार्ज कितना है? रुपीज x, और माना चार्ज पर किलोमीटर कितना है? रुपीज y। अब स्थिति तुम्हें समझ आ गई। पहली स्थिति में क्या देखो, जब 10 किलोमीटर गया था तो 105 दिया, तो मैं देख रही क्वेश्चन कैसे बनेगी। वो 105 का हिसाब क्या है? उस 105 में x फिक्स चार्ज भी है प्लस उस 10 किलोमीटर का भाड़ा। अगर 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज तो 10 के लिए कितना दिया होगा? 10y, और ये फिक्स चार्ज और ये 10 किलोमीटर का जो चार्ज है इसको मिला के बना होगा वो कितना? 105। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। तो वही तो समझा रहा हूं कि ये सब समझना इंपॉर्टेंट है। कागज पे करना तो बहुत आसान है, जिसको ये सब स्टेटमेंट पढ़ने आती है, ये सब ब्रेकअप करना आता है, उसके लिए इक्वेशन बड़ा काम थोड़ी ना है। अब इसी प्रकार से दूसरे केस में क्या दिख रहा है कि दूसरे केस में जब वो 15 किलोमीटर गया तो कितना पे किया?
155। अब 150 का हिसाब क्या है? अरे उस 155 में x रुपए जो फिक्स चार्ज है वो भी रहा होगा, और ये 15 किलोमीटर का किराया। अब 15 किलोमीटर का कितना होगा? अगर 1 किलोमीटर का y रुपीस, तो 15 किलोमीटर कितना? 15 y, इन दोनों का सम है वो कितना? 155। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे करूंगा? मैं तो करूंगा एलिमिनेशन मेथड से, बड़े प्यार से x एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं? तो क्या करेंगे? इसको हटा देते हैं यहां से, क्या है कि नहीं? इसको हटा देते ना, क्या करना है इसका? तब तो नंबर नहीं मिलेंगे ना बेटा, जब उसने बोला होगा तो करना ही पड़ेगा ना उससे, तब तो करना पड़ेगा बेटा, अब कैसे हटा देगा, है ना? तो क्या कर रहे हैं? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। साइन चेंज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, माइनस कर रहे हैं, है कि नहीं? थोड़ा सा इसको ऊपर खसकाते हैं, क्या छोटा कर देते, कितना होगा ये? प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 10 का कितना? माइनस का 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 155 में से 105 गया, दैट इज 50, माइनस का माइनस से माइनस गया, और y कितना आएगा? 50 × 5 दैट इज 10। तो लो चार्ज पर किलोमीटर आ गया, कितना कितना है? 10 रुपीज। अच्छा, अब इस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड। आप लिखोगे पेपर में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिखना है मेरे भाई। ये जो लोग कहते हैं ना हमको मैथ आता है और नंबर हमारे नहीं आते, इसलिए नहीं आते क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव, हमारा कुछ लिखना भी होता है, ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं। चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे, कितना है बेटा? x प्लस 10 इंटू में y दैट इज 10 इज इक्वल टू 105। x कितना आएगा? 10 इंटू 10 100, और 100 यहाँ के माइनस होगा, 105 से 100 के कितना आ गया भाई? कितना? 105 में 100 जाएगा तो 5 ही तो आएगा मेरे भाइयों, है ना? चलो, तो आ गया। अब मैं लिखूंगा क्या पेपर में? फिक्स चार्ज कितना था? ₹x, और x कितना आया? ₹5। ऐसे कंक्लूड करोगे पेपर लास्ट में। और फिर क्या है? हाँ बेटा, हाँ फिक्स ई नहीं लगा, सॉरी, ले, ठीक है, फिक्स चार्ज हो गया। और फिर चार्ज पर किलोमीटर कितना था? ₹y, जो कि कितना है? आई थिंक 10 आया। बट देखो, इस सवाल में एक सवाल और पूछा था कि अगर 25 किलोमीटर जाएंगे तो कितना पे करना पड़ेगा। तो लिखो, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा भाई? इक्वेशन लिखो पहले उसकी। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा भाई? फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, तो x, और उस 25 किलोमीटर के लिए कितना देगा? 25y। बाकी जो पता है x कितना है? 5, 25 इंटू y दैट इज 10, कितना आएगा? 5 प्लस 25 इंटू 10 दैट इज 250, कितना होगा? 250 रुपीज लिख देना। कैसे पता लगेगा रुपीज है क्या है? यूनिट से ही पता लगता है, मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़े क्या? ये देखो, ये भी मुझे लगता है कई लोगों ने किया, कई लोग इसको नहीं कर पा रहे। जो देखो, क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। उसने कहा फ्रैक्शन बिकम, सुनो, उसने कहा एक फ्रैक्शन है बिकम, वो बन जाता है 9/11 इफ, यदि या अगर 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या समझ आया कि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मैं 2 ऐड करूं तो फ्रैक्शन बन जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है किसके? 9/11 के। आगे कहा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और अगर 3, मैंने 3 बोला क्या? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और इट बिकम, इट मतलब वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है कि अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करें तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है भाई? 5/6। और हमें कह रहा है क्या करिए, क्या करिए? फाइंड दी फ्रैक्शन। देखो, फ्रैक्शन निकालना और फ्रैक्शन लेट नहीं करेंगे। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो रहे, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो रहे। तो इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आएगी, है ना? और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा तो आई थिंक फ्रैक्शन तो लिखा ही जाएगा। तो क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट दी
न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स माना, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई माना, और ये भी लिख दो अगर न्यूमरेटर तुमने एक्स माना, क्योंकि फाइनली निकालना तो फ्रैक्शन ही है, तो न्यूमरेटर अगर एक्स माना, डिनोमिनेटर वाई माना, देन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा, एक्स अपॉन में वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ही बोला कि उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दे, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11। पहली इक्वेशन यहां से आएगी, अब उसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 11 इंटू एक्स प्लस 2 कितना होगा, 11 इंटू एक्स, 11x प्लस 11 इंटू 22 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इंटू 9 होगा, 9 इंटू वाई, 9y, 9 इंटू 2 दैट इज 18, कितना होगा, 11x ही रहेगा, 9y यहाँ के माइनस 9y हो जाएगा, और 22 वहां जाके माइनस होगा, 18 माइनस 22 दैट इज आई थिंक माइनस का 4 है कि नहीं। ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। फिर क्या करोगे, दूसरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो जहां कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में क्या ऐड कर दिया जाए, 3 ऐड कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन कितना बन रहा है भाई, 5/6। तो बेटा इसी प्रकार से इसको आगे करो, तो जो फ्रैक्शन है x बाय y, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कह रहा है कि अगर 3 ऐड कर दिया जाए, तो 3 ऐड कर दिया, अब क्या आएगा, तो फ्रैक्शन बन गया 5/6। अब ये 6 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 18 इज इक्वल टू 5, ये y प्लस 3 इंटू 5 हो रहा है, तो 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 इंटू 3 50, हाँ या ना, चलो ये प्लस, अब 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, अब 18 यहां जाके माइनस होगा, 15 माइनस 18 है, आई थिंक दैट इज माइनस का 3 है कि नहीं। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करोगे, लगाओ कोई मेथड, कौन सा मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा लो चाहे एलिमिनेशन, हम तो लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। कैसे करेंगे एलिमिनेट, बताओ, किसको एलिमिनेट करें, हाँ 6x को, मतलब x को, क्या करना है, 6x को एलिमिनेट नहीं करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। अब देखो x कैसे एलिमिनेट होगा, यहां तो x का कोएफिशिएंट है 11 और यहां है x का कोएफिशिएंट 6, तो कैसे बनेगा, 6 में कुछ मल्टीप्लाई करके 11 नहीं बनेगा, और 11 में कुछ मल्टीप्लाई करके 6 नहीं बनेगा। तो क्या सिखाया था इस केस में, 6 का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट इक्वेशन करो, और इसका कोएफिशिएंट जो 11 है उसको सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई देखो, तो मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, किससे किया, 6 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 11 है कि नहीं, एंड देन सब्ट्रैक्ट, एंड देन, और फिर क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। कैसे किया, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, और ध्यान रखना पूरी इक्वेशन को करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को, 6 इंटू 11 66x, 6 इंटू 9 9 6 54y इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24 है कि, हाँ बेटा, अच्छा मैंने 54 बोला, बट हाँ मुझे ऐसा बच्चा चाहिए सच में जो मेरे को पॉइंट आउट कर दिया करो यार, सच में करेगा ध्यान, 54y बोला मैंने, 54y था, लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ तो आप लोगों से कथा थोड़ा चल रही है, आप भी तो इंगेज होंगे कि नहीं होंगे, है ना। पीछे मैंने बोला कि सब्ट्रैक्ट ऐड ही कर दिया, मेरी गलती है, ठीक है, मुझे अवेयर होना चाहिए था, बट आइडली मैं अवेयर हूं, तो आइडली आप भी तो अवेयर होंगे ही, खाली बस कथा सुनने आ रहे। चलिए इसको 11 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 11 इंटू 6 66x, 11 इंटू 5 दैट इज 55y, और 11 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 33, और आई थिंक हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन क्या किए, चेंज किए, क्या किए, साइन थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिखेगा। हाँ बेटा, प्लस माइनस माइनस 66x में से 66 गया एलिमिनेट हो गया, माइनस प्लस माइनस 55 में से 54 गया, कितना, आई थिंक प्लस का y ही आएगा, माइनस प्लस माइनस 33 में 24 कितना है भाई, 6 और 3 9, साइन किसका, बड़े वाले का, तो y कितना आ गया, 9 आ गया, y कितना आ गया, 9 आ गया।
ठीक है। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मैं सेकंड में पुट करना चाहूंगा तो लिखना है यहाँ पे बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख दूं क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूं, मुझे लगता है सेकंड सही रहेगा। 6x माइनस 5 इंटू वाई दैट इज 9 इज इक्वल टू -3। 6x 5 इंटू 9 दैट इज -45 इज इक्वल टू -3। 6x कितना होगा, -3 प्लस 45। 6x कितना आएगा भाई, 42 प्लस का, और x कितना आएगा 7। 42 डिवाइडेड 6। और लो, आपको ना x पूछा था ना भाई, x में ना न्यूमरेटर पूछा था ना डिनोमिनेटर, आपको फ्रैक्शन पूछा था। आप फाइनली फ्रैक्शन लिखेंगे, दी फ्रैक्शन इज इक्वल टू, और आपका फ्रैक्शन क्या था, x बाय y। x आया है 7, y आया है 9, एंड दैट इज द फ्रैक्शन जो पूछा गया है। समझ आया नहीं अभी तक? और अभी एनसीईआरटी के सवाल बना रहे हैं, सच में सवाल इससे बहुत अच्छे रहते हैं, है ना। और ये चैप्टर में मैं बता रहा हूं बच्चों को जो दिक्कत है वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। अभी ढंग के वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे तो सच में मेहनत करनी पड़ेगी, सच में मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सच में ऐसा चैप्टर है, हल्के मत लो, है ना। और सच में बता रहा हूं, कहीं स्लो नहीं जा रहे, सही जा रहे हैं। जितनी स्पीड पकड़ेंगे तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और आई थिंक जब बीच बीच में गैप क्रिएट कर रहे हैं क्लासेस के तो उसका फायदा उठाओ, क्योंकि तुम भी जानते हो तुम्हारे एंड पे सिर्फ एनसीईआरटी कर लेने भर से नहीं होगा। आपको जो सवाल कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको उसके जैसे और सवाल लगाने हैं, और आप जानते हैं कहां से लगाने हैं, सपोर्ट से लगाने हैं, आरडी से लगा लो, है ना। एडू कार्ड भी लगा सकते हो, या किसी का एग्जाम आइडिया, मतलब कोई भी किताब जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बट आइडिया मैं अपनी बताऊं तो हम लोग यहाँ कई सालों से एडू कार्ड को ही ज्यादा चला रहे हैं, है ना। तो मैं तो कहूँगा एडू कार्ड वगैरह ले लो, बाकी तुम्हारी चॉइस है। ऐसा कोई मेरा एडू कार्ड के साथ कुछ वो नहीं है, कुछ और भी लो। बट आइडली मैंने देखा कि हम 4-5 साल से एडू कार्ड लगा रहे हैं, रिजल्ट हमको आ रहा है। सारी वो जैसे एग्जाम प्रिपरेशन चाहे एग्जाम आइडिया लो, बट ये रहेगा सबके बाद एक सा रहेगा, तो मेरे लिए भी कराना आसान रहेगा कि हाँ कोई क्वेश्चन में पूछा तो मैंने लिखा भी ये क्वेश्चन में करा रहे हैं, है ना। नहीं तो सबकी गाड़ी अलग अलग हो जाएगी। देखो एक सवाल देखो, एज वाला सवाल कैसे बनाते जरा देखो। उसने कहा 5 years hence, 5 years hence मतलब आगे की बात हो रही है, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी, और वहां नहीं समझाते, यहां देखो विल आया, भविष्य की बात कर। अगर वहां अंग्रेजी नहीं पकड़ी, हैंस का मतलब क्या है, तो यहां विल पकड़ो, विल मतलब भविष्य की बात कर रहा है। 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद, जैकब विल बी, जैकब होगा 3 times 3 गुना देन ऑफ हिज सन। तो क्या समझ आया कि आज से 5 साल बाद जैकब अपने लड़के की उम्र का क्या होगा, 3 गुना होगा। बट कब, आज नहीं, ऐसा 5 साल। तो यहां क्या लिख रहा है कि जो फादर है जैकब, वो देखो सुनो सुनो सुनो, जो फादर है वो अपने सन से 3 गुना होगा। बट कब, आज नहीं। अगर मैं आज ब्रेक के सवाल सोचे तो आज से 5 साल बाद होना है ये चीज। और 5 years अगो और आज से 5 साल पहले क्या स्थिति थी कि जैकब वाज 7 times देन ऑफ हिज सन। क्या समझ आया कि आज से 5 साल पहले जो फादर जैकब है वो क्या था, वो अपने लड़के की उम्र के 7 गुना था। कब, आज नहीं, आज से 7 साल पहले। और देखो समझो कि जब भी 5 साल पहले, अच्छा 7 गुना है बट 5 साल पहले। अब देखो एज वाले सवाल कैसे बनाओगे, सिंपल है। देखो जब भी सवाल एज वाला आएगा तो आप प्रेजेंट में आ जाओ। किस पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, प्रेजेंट पे आ जाओ। पास्ट और फ्यूचर में अपने आप से चला जाएगा आदमी। तो तुम खुद देखो, प्रेजेंट में अगर मैं जैकब की एज x ईयर मान लो, क्योंकि मुझे पूछा भी यही गया, बट आ रहा था प्रेजेंट एज। और किसी सवाल में अगर प्रेजेंट एज ना पूछ के आगे और पीछे की एज पूछता तब भी आपको लेट हमेशा प्रेजेंट एज ही करनी है। तो देखो प्रेजेंट में जाऊंगा तो प्रेजेंट में माना कि जैकब की एज x है और सन की एज y ईयर है। अब देखो एक केस है जहां साफ दिख रहा है कि फादर की जो एज है वो लड़के की एज के क्या है, 3 गुना। बट ये संबंध बाप और बेटे की जो एज में है ये आज नहीं है ना, कि फादर दैट इज जैकब वो अपने पुत्र जो सन है उनके उसके 3 गुना है। बट ऐसा आज नहीं है, ऐसा आज से
5 साल बाद होगा। तो आज से 5 साल बाद जब ऐसा होगा तो जैकब कौन सा एक्स रह जाएगा। तो दिख रहा है कि आज से 5 साल बाद क्या हो रहा है कि पिताजी की आयु बेटी की आयु के 3 गुना, बट आज से आज नहीं, आज से 5 साल बाद हो रहा है। तो इसको ऐसा बोले क्या कि आज से 5 साल बाद जैकब की जो एज है, यहां कौन सी एज है जैकब की, 5 साल बाद वाली, वो है 3 गुना किसके, बेटे की तब की एज के। तब की एज मतलब आज से 5 साल बाद वाली एज। तो बेटा आज से 5 साल बाद जैकब क्या होगा, अगर आज x साल का तो 5 साल बाद 5 और बढ़ जाएगी, और बेटा जो है वो अगर y साल का है तो 5 साल बाद वो y+5 होगा। और ये जैकब और सन की जो आज से 5 साल बाद वाली एज है उसमें ये संबंध है कि आज से 5 साल बाद जैकब की जो एज x+5 है वो है 3 गुना किसके, किसके, सन के 5 साल बाद की एज। तो यहां से क्वेश्चन नहीं बन जाएगी। और इसी प्रकार से क्या दिख रहा है कि पिताजी, एक समय ऐसा भी दिख रहा है जहां एक रिलेशन ये है कि पिताजी बेटे की आयु के 7 गुना है, बट कब, आज से 5 साल पहले है। तो आज से 5 साल पीछे जाओ ना, तो आज से 5 साल पीछे क्या है, जैकब सन की एज के क्या है 7 टाइम है। तो बेटा यहाँ एज किसकी, जैकब की, बट कौन सी वाली, 5 साल पहले वाली। यहाँ सन की एज कौन सी है, 5 साल पहले वाली। तो बेटा जैकब की अगर एज आज x है तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 कम। सन की एज अगर आज y है तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 कम। और तब जैकब और सन की जो एज है 5 साल पहले वाली, उसमें ये संबंध है कि जैकब की जो 5 साल पहले वाली एज है जो कि x-5 है, वो क्या है, सन की जो 5 साल पहले वाली एज y-5 है उसका क्या है 7 गुना। तो लो रफ में क्वेश्चन बना दी मैंने। अब सिर्फ क्या करना है, अगर ये सोचना जानते हो तो खाली इसको चमकाना है कहां, फेयर में सलीके से। बट देखो जब भी एज का सवाल आएगा वो हर बार ऐसे ही सोचा जाएगा, हर बार ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलो बाकी तुम्हारे करना तो मैं कर देता हूं। लेट हाँ भैया एक मिनट। अरे बेटा यहां देखो, अगर आपको नहीं समझ आया, आपने सवाल समझा, उसने क्या कहा कि 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, जैकब विल बी, जैकब हो जाएगा 3 टाइम, 3 गुना दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की, दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि आज से 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, बट आज नहीं। आज ये घटना, ये जो एक्सप्रेशन कब दिखेगी, आज से 5 साल बाद दिखेगी। और फिर उसने आगे कहा 5 ईयर अगो, और आज से 5 साल पहले, जैकब एज वाज, जैकब की वाज था, जैकब की एज थी, क्या थी 5 साल पहले एज, 7 टाइम, 7 गुना किसके, लड़के की एज के। और हमें कह रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज, बाप और बेटे की प्रेजेंट एज बतानी है। तो कैसे किया, तो मैंने कहा जब भी एज का सवाल होगा तो आप प्रेजेंट में ही सोचिएगा। तो प्रेजेंट में गया तो माना कि जैकब की एज x है, सन की एज y है। अब मैंने देखा कि एक रिलेशन ये भी है जहां बाप जैकब की एज सन की एज के 3 गुना है, बट ऐसा कब, ये रिलेशन दोनों की एज में आज नहीं, आज से 5 साल बाद होगा। चलो मैं 5 साल आगे गया, 5 साल बाद जैकब की एज सन की एज के 3 गुना है। अब इसका मतलब क्या है कि 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो 3 गुना है किसके, जैकब की 5 सन, जो सन है उसके, जैकब की 5 साल बाद वाली जो एज है वो 3 गुना है किसके, सन की 5 साल बाद वाली एज के, है कि नहीं। तो लो, तो जैकब की 5 साल बाद एज क्या होगी, x+5, सन की 5 साल बाद एज क्या होगी, आज अगर y साल का है तो 5 साल बाद 5 बड़ा होगा, y+5। अब ये बाप और बेटे की जो 5 साल बाद वाली एज है, इसमें संबंध है कि 5 साल बाद जो बाप की एज थी x+5 वो है 3 गुना बेटे की 5 साल बाद वाली एज, दैट इज y+5। और इसी प्रकार से उसने कहा कि आज से 5 साल पहले जैकब बेटे के एज के 7 टाइम से, क्या है 7 टाइम से। तो कैसे करेंगे, तो जैकब सन की एज का 7 गुना, बट कब, आज नहीं, आज से 5 साल पहले। तो क्या है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या है, जैकब सन की एज का 7 गुना है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 साल पहले जो जैकब की एज है वो है 7 टाइम्स सन की 5 साल पहले वाली एज का। तो 5 साल पहले जैकब की एज क्या है, अगर आज x साल का तो 5 साल पहले 5 छोटा रहा होगा नंबर में, x-5, और सन की अगर एज y है आज तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, y-5।
और अब बाप और बेटे की जो 5 साल पहले वाली एज है उसमें संबंध है कि 5 साल पहले जो बाप की एज x-5 है वो है 7 गुना किसके, बेटे की 5 साल पहले वाली एज, दैट इज क्या, y-5 है कि नहीं। अब लेट कर रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जिसको तुम जैकब भी लिख सकते थे, क्या माना, x ईयर, क्या x ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना माना, y ईयर। अब केस बनाएंगे, केस फर्स्ट क्या है, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या है, तो फादर एज क्या होगी भाई, तो कैसे पढ़ा जाता है, 5 ईयर हैंस फादर एज, बार बार क्यों नहीं, कोई केस बनाया केस 5 तो केस 1, 5 ईयर हैंस फादर एज कितनी बेटा, अगर आज x साल का तो 5 साल बाद x प्लस 5 ईयर। देख लो पेपर में कैसे लिखना है, सन एज कितना होगा, आज y साल का तो 5 साल बाद y प्लस 5 ईयर होगा, हाँ या ना। और अब इस दोनों एजों में संबंध है 5 साल वाली की, कि फादर की 5 साल बाद वाली जो x प्लस 5 थी वो बेटे की 5 साल बाद वाली एज y प्लस 5 का 3 गुना है। सॉल्व कर लो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 15, x माइनस 3y और 5 वहां जाके माइनस होगा, 15 माइनस 5 दैट इज 10, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन आ गई, है कि नहीं, बोलो। अब इसी प्रकार से क्या बनेगा, एक केस सेकंड बनेगा, केस सेकंड क्या है, 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो क्या दिख रहा है, 5 ईयर अगो फादर एज कितनी होगी, पिताजी अगर x साल के आज है तो 5 साल बाद, सॉरी 5 साल पहले, सॉरी x माइनस 5 ईयर होगा बेटा। ये यूनिट लिखना मत भूल जाना, इन्हीं के नंबर हैं। फिर मैंने कहा वही बच्चे चलाते हैं, हम तो मैथ में बहुत होशियार है, सारा काम तो कप में रफाला करते हो और वैसे रफ हम बोर्ड में करके आते हो। अब आंसर थोड़ा देख रहा है, स्टेप के नंबर वो नहीं देगा, खाली आंसर देख के नंबर दे रहा है, फिर तुम्हारे नंबर पूरे कटने भी चाहिए जब तुम्हारे आंसर नहीं आते। कटते हैं क्या पूरे, पूरे कटते भी नहीं है तो पूरे मिलेंगे भी नहीं जब पूरे स्टेप नहीं लिखेगा। फादर एज हो गया x माइनस 5 ईयर और सन एज कितने हो बेटा, 5 साल पहले y माइनस 5 ईयर। अब इन दोनों में संबंध क्या है बेटा, आज से 5 साल पहले बाप और बेटी की एज में संबंध ये था कि बाप की एज जो 5 साल पहले थी वो सन की एज की जो थी 5 साल पहले उसका 7 गुना है, उसका क्या है 7 गुना है ना। तो बाप की एज 5 साल पहले वाली x माइनस 5, बेटे की एज 5 साल पहले वाली कितनी है y माइनस 5, उसका 7 टाइम है, सॉल्व कर लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x यहाँ ऐसे रहेगा 7y यहाँ रखे माइनस 7y माइनस 5 यहाँ क्या ऐड होगा माइनस 35 प्लस 5 कितना होगा माइनस का 30 होगा, माइनस का। इक्वेशन सेकंड क्या मुझे सॉल्व करना चाहिए, क्या कर सकता हूं, कितना मुश्किल है। इक्वेशन याद दिलाओ, पहली इक्वेशन आई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन क्या आई है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। क्या करना चाहिए, मुझे लगता है एलिमिनेशन को सोचो, पेपर में आएगा यार ये सवाल, जब वो नहीं बोल रहा है कोई मेथड तो तुम बेवकूफी हो, तुम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, कितने बार से एलिमिनेट हो रहा है, दोनों क्या करना है जस्ट माइनस कर, एक्स का कोएफिशिएंट पहले से सेम है, नहीं समझे, तो क्या करेंगे इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं भाई मैं सीधा, ये कर जाएगा माइनस प्लस माइनस 7 में 4 3 गया 4y प्लस का प्लस 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 40 आ जाएगा, y कितना आएगा 10, किसकी एज थी, बेटे की आई थी, है ना। अब इस y को कहा दो, अब गधा ही होगा ना जो सब्स्टिट्यूशन लगाएगा इसके लिए, तो y यहां लगाओ x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, कितना है बेटा माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x कितना आ जाएगा वहां जगह ऐड होगा दैट इज 40, और क्या आंसर हो गया, नहीं हुआ है, सिर्फ आपने मैथ किया है, अभी आंसर कहां बताया। किसी बच्चे ने अगर बाप की एज मान रखी है भाई तो उसका तो एक्स अलग है भाई अलग है, कहां कंक्लूड किया, इसे कंक्लूजन नहीं कहते बेटा। मैं फिर कह रहा हूं इनकी इंपॉर्टेंस समझना, बच्चों को लगता है खाली बता रहा है, ऐसे आंसर किए जाते हैं। आप लिखेंगे कौन था, फादर लिख सकते हैं बट उसका नाम जैकब है तो जैकब ही लिखो, है ना। तो लिखो
प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, है ना, इज क्या थी बेटा, x ईयर, और वो x कितना आया बेटा, तो ये है फाइनल कंक्लूजन। और इसी प्रकार से प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू कितना था, हमने माना था y ईयर, और मेरा y कितना आया है 10, समझे बेटा। प्रेजेंट में तो बाप बेटे से 4 गुना है कि नहीं, बोल तो लिया करो हाँ, ठीक है, हाँ भैया समझ में आ रहा है, हाँ भैया, ओ हाँ भैया, है ना। चलो आई थिंक एलिमिनेशन मेथड बता दिया था, इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा ही दिए थे। अब देखो यहाँ पर जो एलिमिनेशन वाली एक्सरसाइज आई, तो देखो जो पहला सवाल आया वो फिर फ्रैक्शन में आया, क्या अभी आपने फ्रैक्शन सवाल नहीं बनाया सब्स्टिट्यूशन में, वैसे ही होगा। इक्वेशन बना देता हूं आपके लिए, सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम क्या करें, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और क्या करें, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू, अब सुनो मेरे भाई, कहां वहां देख रहा है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और रिड्यूस बाय 1 में अंतर है भाई। जब उसने कहा रिड्यूस टू 1 मतलब घट के 1 हो गया, और कहता है कि रिड्यूस बाय 1, तो जो भी फ्रैक्शन था उसमें एक कम हो गया। तो ध्यान रखना अंग्रेजी का पेपर में, ठीक है, मैंने रिड्यूस टू 1 कराया क्वेश्चन, क्या पता कभी वहां स्टेटमेंट में बाय आ जाए। मेरी तरह गलती मत करना, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया, मैं अपनी गलती एडमिट करता हूं कि मैंने पहला क्वेश्चन कराया तो मैंने थोड़ा सा, बट वो मेरी ध्यान भटकने वाली आदत से हुआ। कहां गया वो बेचारा क्वेश्चन, जब मैंने वो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर को सम पढ़ दिया, है ना। अगर ये काम में गलती कहाँ किया होता, बोर्ड में किया होता, और अगर ये 2-3 नंबर में आया तो अपनी नजरअंदाजी से क्या करा, 2-3 नंबर गवाया, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। हमसे भी गलती होगी तो आपसे भी गलती होगी, है ना, और मेरे से गलती हो इसका जरूरी नहीं आपसे भी गलती होगी, आप अवेयर रहेंगे मुझे लगता है। तो कह रहा है इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे उसके डिनोमिनेटर में से 1, तो कह रहा है जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, घट के 1 होता है, ठीक है, ठीक है, एंड इट बिकम 1/2, और फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और अगर यदि उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बन रहा है 1/2, अगर फ्रैक्शन निकालो। तो वही कहानी है, फिर से पीछे किया, लेट न्यूमरेटर क्या है x, डिनोमिनेटर कितना है y, ये लिखोगे आप क्योंकि अल्टीमेटली आपको फ्रैक्शन ही पूछा है, तो आप जो पूछा गया है उसकी भी इक्वेशन लिखते हैं, उसकी भी इक्वेशन लिखते हैं। ये नहीं कि x आ जाएगा y आ जाएगा, मुझे तो पता है कि x ऊपर लिखूंगा भाई नीचे लिखूंगा बन जाएगा फ्रैक्शन, अरे देखो फ्रैक्शन ही पूछा ना, तो जब सवाल करेगा तो वहां तो उसकी इक्वेशन भी लिख, देन दी फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, x बाय y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपना दिमाग लगा कहां रहे हैं, सब तो सवाल ही कह रहा है, इस सवाल की स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। क्या बोला पहले स्टेटमेंट में कि अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करे, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करे, तो ऐसा करने में फ्रैक्शन घट जाता है, घट जाता है, बट घट के कितना हो गया, वो इंपॉर्टेंट है 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से इक्वेशन निकालो, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इंटू 1, दैट इज y माइनस 1, हाँ या ना। इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई, और 1 यहां जाके -1 होगा, -1 दैट इज माइनस का 2, दैट इज बच्चा आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिए दूसरी इक्वेशन को निकालने के लिए। उसने कहा वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है बेटा, x बाय वाई, और सिर्फ ओनली बोला है, ओनली डिनोमिनेटर 1 ऐड किया, तो करते हुए हमने भी न्यूमरेटर में कुछ करने का नहीं, कितना आएगा फ्रैक्शन, ऐसा करने पे 1/2, 2 इंटू एक्स 2x, 1 प्लस वाई इंटू 1 दैट इज y प्लस 1 ही आएगा, 2x यहां से रहेगा, y यहां के माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन सेकंड। क्या मुझे सॉल्व करना चाहिए, कर सकता हूं, मना करे मैं नहीं कर, बट मैं बोल देता हूं, देखो y एलिमिनेट कीजिएगा बच्चा, क्या एलिमिनेट कीजिएगा, y, देखो ना यहां भी y का कोफिशिएंट 1, यहां भी y का कोफिशिएंट 1,
x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ कोएफिशिएंट x का 1 है, तो मुझे लगता है इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट क्यों मेहनत करना है, जो आपका x एलिमिनेट हो रहा है, कर दूं क्या, सॉरी y एलिमिनेट हो रहा है, सॉरी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चा, हाँ ऑब्वियस है सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज y के दोनों का साइन क्या है, सेम, साइन सेम है। जब साइन सेम होगा तो माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, और जो साइन पहले से अपोजिट है फिर तुम क्या साइन चेंज कर रहा है, फिर तो पहले से अपोजिट है, ऐड करेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, ये ना कई लोगों ने ये लगाने भी नहीं आते, असल बता रहा हूँ, मैं पीटूंगा अगर मेरे को टेस्ट में क्या सच में डंडा डाल देगा यहाँ, और तुम अगर अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा कि तुम्हारा टीचर कहाँ क्या लिख रहा है। अब मैं ये बताऊं क्या कि बेटा ये यहाँ होगा वो वहां होगा, तुम देख रहा है ना कहाँ लिखा हुआ क्या, यहाँ डंडा मार देगा, तो कुछ डंडे क्या करेंगे, कुछ इसमें घुसा देंगे इनके पेटों में, तुमको क्या कागज बचाने का वो अभियान दिया गया है, तो समझ लेना कैसे लिख रहा हूं मैं। फिर बच्चा चिल्लाता है मेरे को नंबर नहीं आते हैं, एक तो तेरे नंबर ऐसे ही कम आने वाले हैं, मेरा जो पढ़ नहीं रहा है, और फिर तू ऐसे नंबर गवाएगा, सुनो ना, तो आप अपने हाथ से अपने नंबर क्यों गवा रहे हो, नहीं गलत, आप प्रॉपर सिस्टमैटिक साफ सुथरा लिखिए। मैं तो फिर भी गंदा लिखता हूं, मुझे लगता है, तू कह रहा है हाँ, अरे गधे तेरे से तो मैं साफ ही लिखता हूँ, मुंह कर रहा है, ये दे मैंने कितने साल लगा दिए थे टाइम में, बोल भी रहा हूँ, सांस चढ़ रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, पानी कितना पीता रहूं, माइनस प्लस, अच्छा सॉरी प्लस माइनस बेटा, -2x में से x गया बेटा, -x माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, साइन आई थिंक माइनस का x गया, कितना आ गया x 3, कितना सिंपल है बताओ। और इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x कितना बेटा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और मुझे लगता है माइनस वाई आ जाएगा -2 -3 माइनस का 5, और y आ गया +5, तो लिखेंगे लास्ट में फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई था, x आया 3 y आया 5, ये है आपका फ्रैक्शन, समझे। अरे बोलो ना, अब नूरी और सोनू आ गया, एज का सवाल है, वैसे ही होगा, वैसे ही होगा, करे क्या, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी थी थ्राइस 3 गुना एज ओल्ड एज सोनू। तो क्या समझ आया कि 5 साल पहले नूरी सोनू की एज के 3 गुना थी, बट आज नहीं, 5 साल पहले। इसका मतलब क्या है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी ना, वो सोनू की जो 5 साल पहले की एज थी उसका 3 गुना है, समझे। तो ये इक्वेशन लिखने के लिए आपको नूरी और सोनू की 5 साल पहले वाली एज चाहिए होगी, क्योंकि रिलेशन किसका बीच में है, नूरी और सोनू की एज का तो है, बट नूरी और सोनू कौन सी एज का, 5 साल पहले वाली एज का, ठीक है। तो उसको इक्वेशन में जाने के लिए दोनों की वो पुरानी एज चाहिए होगी ना। चलो 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल लेटर पश्चात, तो दिन लेटर पश्चात, तो आज से 10 साल बाद, तुम्हारा तो बाद में चलेगा, पश्चात कहाँ से, कितने को पश्चात पता है, चलो ठीक है, पता तो इतना भी बात हिंदी, अरे वो प्रेजेंट से बात करेगा ना, तू कहाँ पीछे जाके, हाँ वहां से अगर बात करोगे तो आप अलग सोचते हैं, हम सीधा सोचते हैं, हाँ बेटा पंखा क्या, आप हवा नहीं आ रही, अरे मेरे बच्चे को हवा नहीं आ रही, तो बच्चा इतना स्मार्ट क्यों है, पहले बोल देता मैं बेटा, तो तेरा मास्टर भी तो पसीने नहीं आ रहे थे क्या, बट ठीक है, बच्चों को कंफर्ट चाहिए। एसी नहीं चल रहा क्या, गर्मी होगी यार, गर्मी होगी, एसी भी तो कितना काम करेगा। अरे आज मैंने लगता है एसी टर्बो पे नहीं चला रखा, लगता है आज लगता है सारे काम भूले भी इसलिए हो रहे। 9th क्लास नहीं पढ़ाने लगा, लाइट नहीं लगा रखी, शीशे में बार बार देख रहा, लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। जब एक क्वेश्चन करा दिया तब याद आया भाई मैंने लाइट भी लगा रखी है, लाइट तो पूरी जम नहीं रही है। अभी तुम्हारा पहला क्वेश्चन कराया, डिफरेंस को सम पढ़ लिया, है ना। और ऐसा कब होता है जब आपके दिमाग में क्लास के अलावा कुछ और चल रहा होता है। गलत चीज है बेटा, क्या करें, जो चल रहा है तो उसको कैसे मना करोगे। चलो क्या कर रहे हैं बेटा, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद पश्चात, न्यूरी विल बी, न्यूरी हो जाएगी ट्वाइस, 2 गुना एज ओल्ड एज
सोनू, तो आज से 10 साल बाद नूरी सोनू की एज का दो गुना ट्वाइस दो गुना हो जाएगी। तो देखो फिर वही कहानी है, प्रेजेंट में आ जाओ। तो प्रेजेंट में नूरी को माना x साल का, दूसरा भाई कौन है, सोनू को माना y साल का। पहला इक्वेशन क्या है, जहां नूरी सोनू के 3 गुना है, वो सबको समझ आया कि नूरी सोनू के 3 गुना। कब मेरे भाई, 5 साल पीछे। तो जाओ पीछे 5 साल पीछे। तो 5 साल पीछे गया तो नूरी x साल की थोड़ी ना है, x-5 की है, सोनू y-5 का है। और अब जो नूरी और सोनू की एज है 5 साल बाद वाली, उसमें संबंध है कि नूरी की जो 5 साल पहले वाली एज थी, भाई क्या कर रहा है, वो क्या है, दैट इज 3 गुना सोनू की 5 साल पहले वाली एज की। लो रफ में तो इक्वेशन बना डाली है ना, सिर्फ थोड़ी सकल सुधारनी उसकी आगे आगे। और फिर यहां देखो, फिर एक रिलेशन ये भी, जहां नूरी क्या हो जाएगी, सोनू से 3 गुना हो जाएगी उम्र में, बट कब, अभी 10 साल बाद होगा। तो जाओ ना 10 साल आगे जाएंगे समय में। तो 10 साल बाद गए तो नूरी हो गई x+10 की, सोनू भैया हो गए y+10 के। और अब जो नूरी की 10 साल बाद वाली एज है x+10, उसके बारे में कहा गया था कि वो 2 गुना है किसके, सोनू की 10 साल बाद वाली एज की। दैट इज इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट में ऐसा सीधा नहीं बोला गया, बट आपको समझाना चाहिए। करें क्या इसको, लेट नूरी प्रेजेंट एज। तो माना कि नूरी की प्रेजेंट एज कितनी बेटा, x ईयर। खनक मेरे बेटा मार खा सकता है, बातें मत करना। और सोनू प्रेजेंट एज कितना बेटा, y ईयर। अब मैं केस वेस नहीं लिख रहा, आपको केस लिखना है। ज्यादा मुस्कुरा मत, पढ़ नहीं रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्या चल रहा है। बनाऊंगा तेरा भी वीडियो सही वाला, समझ रहा है, पढ़ा रहा हूं, सर में दर्द हो रहा है मेरे, इधर भी कहाँ कहाँ। फिर ये सब मत करो बेटा कि मेरा सर दर्द बढ़े, ठीक है, शांत हो गया। चलो देखो बेटा, अब देखो बेटा केस बना सकते हो आप। केस फर्स्ट कौन सा बेटा, 5 ईयर अगो। 5 ईयर अगो क्या दिख रहा है, नूरी एज 5 साल पहले नूरी की एज क्या है बेटा, x-5 ईयर। सोनू भैया की एज कितनी है, 5 साल पहले, y-5 ईयर। और इन दोनों में संबंध है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज x-5 है, वो सोनू की तब की एज जो कि y-5 है उसका 3 गुना थी। वो ऑलरेडी बना चुका था पीछे। x-5 इज इक्वल टू 3y, ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा -15, कितना हो जाएगा मेरा बच्चा। अरे इतना तो मैं कैलकुलेशन कर देता ना, सारा सीधा सीधा नहीं करना है। तुम भी पूछ सकती हो, लड़की वंशिका वैष्णवी, लड़कियों कोई अलग से क्रेडिट लाइन नहीं है। कितना हो जाएगा, -5 यहां देखिए बच्चा, प्लस हो जाएगा -15 + 5, नहीं बच्चा वो प्लस होगा, -15 + 5 दैट इज -10। वरुण बाबू नहीं बेटा, है ना, सही है ना। अब यहां देखो बेटा, केस सेकंड, केस सेकंड देखो, केस सेकंड क्या है, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद, या उसको 10 ईयर फ्रॉम नाउ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसने फिलहाल लेटर बोला, मैंने भी लेटर यूज किया। 10 साल बाद नूरी की एज x+10 ईयर होगा या होगी, और सोनू एज कितनी हो जाएगी, सोनू भाई भी 10 साल बड़े हो चुके होंगे, है कि नहीं। और इन दोनों में संबंध है कि 10 साल बाद जो नूरी की एज है x+10, वो सोनू की 10 साल बाद वाली जो एज है उसका ट्वाइस है। वहां क्या साइज किया था ना, वहां बाकी सॉल्व कर सकते हो मुझे लगता है। x+10 इज इक्वल टू 2y, ये पन्ने क्यों गिर रहे हैं, 2y + 20, x यही रहेगा, 2y यहाँ के माइनस होगा, ये 10 यहाँ के 20 से माइनस होगा, कितना आएगा, 10 आएगा। दैट इज इक्वेशन सेकंड। मुझे लगता है अब इक्वेशन तुम खुद सॉल्व करोगे, और फिलहाल तो एलिमिनेशन से ही करोगे। क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, x बड़े प्यार से एलिमिनेट होता हुआ दिखाई सबको दे रहा होगा। क्लियर है, हाँ बेटा क्या 10 हो रहा है,
अबे 10 थोड़ा एलिमिनेट होगा, 10 तो कांस्टेंट है गधा। एलिमिनेट मेरे बच्चा वेरिएबल करते हैं, कोई नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसको तो मैंने इज्जत से लिखा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सच में कितनों ने कर लिया? चलो देखो अच्छा सवाल है, देखो सच में अच्छा सवाल है, समय लेंगे थोड़ी, क्लास ऊपर जा रही, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है ना। मुझे लगता है दूसरा तीसरा सवाल कौन सा होगा। कह रहा सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या समझ आया? एक 2 डिजिट का नंबर है और उसकी दोनों 2 डिजिटों का सम कितना है? 9। तो कम से कम सवाल पढ़ के ये समझ आया कि सवाल में क्या है, बात हो रही है किसकी? एक 2 डिजिट के नंबर की, और कहा गया है कि जो सम है डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट के नंबर में जो डिजिट्स आ रही हैं उनका सम कितना है? 9। अच्छी बात है। आल्सो, और एक जानकारी और है, ये तो समझ आ गया होगा कितना है कि सवाल में 2 डिजिट का नंबर है और उस 2 डिजिट के नंबरों की, उस 2 डिजिट के नंबर में आने वाली डिजिटों का सम कितना है भाई? 9। मतलब कि दोनों डिजिटों को ऐड करें कितना आएगा? 9। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अब ये 2 डिजिट का जो नंबर है उसकी बात कर रहा है कि उस नंबर का 9 गुना इज, और इज मैथ में होता है बराबर है, इसके बराबर है ट्वाइस, 2 गुना द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। क्या समझ आया? कि उस नंबर का 9 गुना किसके इक्वल है? उस नंबर की डिजिटों को जब क्या करेंगे? ऑर्डर रिवर्स करेंगे, जो वंस पे है वो टेंस पे जाएगा, टेंस वाला वंस पे जब आएगा तो उस नंबर के 9 गुना, उस नंबर का 9 गुना किसके इक्वल है? उस नंबर की डिजिटों को रिवर्स करने पे जो नंबर आता है उसके 2 गुने के बराबर है। अब यहां मुझे समझ आया बेटा, सिर्फ डिजिट लेट करने से नहीं होगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? 9 टाइम हो रहा है किसका? उस ओरिजिनल नंबर का, और उस ओरिजिनल नंबर का 9 गुना 2 गुना है किसके? रिवर्स नंबर बोल देता हूं। रिवर्स नंबर का मतलब है वो नंबर जो डिजिटों को रिवर्स करने पे आ रहा है। तो मुझे यहां समझ आया बेटा, सिर्फ डिजिट लेट करने से नहीं बात बनेगी, तुझे उस 2 डिजिटों से जो नंबर बन रहा है वो भी चाहिए इस इक्वेशन को बनाने के लिए, और वो नंबर भी चाहिए जो डिजिटों का ऑर्डर या रिवर्स करने पे आ रहा है। तो मुझे बताओ कि एक नंबर को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? देखो नंबर में सोचना आसान होता है कि मैं कहूं कि नंबर 32 है, मैंने कहा कि नंबर है 32, तो आपको दिख रहा है कि 2 वंस पे है और y और टेंस पे कितना है? 3 है। बट मैथमेटिकली नंबर को कैसे लिखते हैं डिजिट की मदद से? पता है? एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा, क्योंकि तुम जब नंबर सच में पता है, डिजिट पता है, तब तो कर सकते हो। अगर मैं कहूंगा कि वंस पे x है, टेंस पे y है, टेंस पे y है, चलो मैं तो मान सकता हूं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहां आएगी? तो टेंस पे क्या माना? y। तो तुम ऐसे लिखेगा नंबर ये है कि वंस पे x, टेंस पे y, ये तो दोनों डिजिट का सम प्रोडक्ट हो गया, समझे? ऐसे कर देगा क्या? तो आपने बच्चों ने बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी होगी कि एक नंबर को उस नंबर में आने वाली डिजिट और उनके प्लेस की मदद से कैसे लिखते थे। अगर नंबर 32 है तो डिजिट अगर 2 कहां पर है? वंस प्लेस पे, तो क्या करते हैं? 2 को मल्टीप्लाई किया, डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्लेस से, प्लस सेम काम दूसरी डिजिट के लिए करते हैं। डिजिट यहां पर 3 है, उसको मल्टीप्लाई किया उसके प्लेस 10 से, और ऐसे करके आते हैं मैथमेटिकली नंबर। दैट इज द मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग अ नंबर, कि नंबर में आने वाले डिजिट को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करो और फिर इसी प्रकार से सम करो, दूसरी डिजिट को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? तो मैं यहां डिजिट को लेट करूंगा, और कैसे? अकॉर्डिंग टू प्लेस। कि मुझे दिख रहा है बेटा तो सिर्फ डिजिट नहीं लेट करने, डिजिट से बनने वाले नंबर भी निकालने। तो कैसे किया देखो, लेट किया, लेट दी डिजिट एट वंस प्लेस। तो माना डिजिट जो वंस प्लेस पे वो कितनी है? x, और यहां डिजिट हमेशा प्लेस के अकॉर्डिंग लेट करनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने कहा डिजिटों से सिर्फ डिजिटों का सम नहीं करना है, डिजिटों से बनने वाले नंबर भी बनाने हैं आगे जाके, है ना? तो माना कि टेंस पे डिजिट क्या है? y। तो अगर मैंने वंस पे डिजिट x माना, टेंस पे डिजिट y माना, तो मुझे बताओ देन नंबर इज, नंबर क्या हो गया? डिजिट x मल्टीप्लाई बाय प्लेस 1 से,
कितना आएगा x, और डिजिट जो y है वो कौन से प्लेस पे है, टेंस पे, तो मल्टीप्लाई होगा किससे, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दैट नंबर जिसकी डिजिट वंस पे x है और डिजिट जो टेंस प्लेस पे वो क्या है, y है। अगर डिजिट x पे 1 है और टेंस पे y है तो मैथमेटिकली नंबर क्या है भाई, बचपन में सीखा था एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते थे, अगर नंबर है 4 5 कैसे लिखोगे मैथमेटिकली, डिजिट 5 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस 1 प्लस डिजिट 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस 10, क्या आएगा ऐसे करने पे, नंबर आएगा, वो नहीं आएगा, बोलो बच्चा, दैट इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग अ नंबर। और नंबर में जरूरत नहीं पड़ती ना, बोला कि डिजिट वंस पे 5 है तो तुम स्टैंडर्ड बनेगा, बोले भैया ले 5, बोला कि टेंस पे 4 है तो ये लिख दिया, बट वेरिएबल्स में नहीं कर सकता ना काम, क्योंकि वेरिएबल्स से जब काम करते क्या लगेगा, वो तो लगेगा x इंटू वाई हो रहा है। चलो, बट मुझे याद आया बेटा, तुझे सिर्फ नंबर वो नहीं चाहिए ओरिजिनल नंबर, तुझे वो नंबर भी चाहिए जो डिजिटों का ऑर्डर चेंज करने पे आता है। तो मैंने लिखा दी नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, बोलो कितना होगा। अब वो नंबर जो कब प्राप्त हुआ, जब मैंने डिजिटों का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, तो मतलब y कहां चला गया, अब जो नया नंबर था y कहां है, जो टेंस पे था वो कहां गया, वंस पे, तो y जब वंस पे आ गया तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, प्लस जो x वंस पे था वो कहां चला जाएगा, टेंस पे, तो x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 10 के साथ। तो ये वो नंबर की इक्वेशन है जो कब आया, डिजिटों का ऑर्डर रिवर्स करने पे आया। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, चलो अब तो सब कुछ पढ़ा है, अब तो सिंपल है, मेन काम तो यही था कि नंबर की इक्वेशन लिखना, ओरिजिनल नंबर की इक्वेशन और वो नंबर की इक्वेशन जो डिजिटों का ऑर्डर चेंज करने पे आया है। तो पहली इक्वेशन बहुत सिंपल है, उस दो डिजिट के नंबर में आने वाली डिजिटों का सम, क्योंकि x और y डिजिट उनका सम 9 है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अगर देखो आप सिर्फ डिजिट लेट करते हैं, x पहली डिजिट बोलते हैं x है, सेकंड डिजिट मानते हैं y, तो पहली इक्वेशन बन जाती, कहां फंसते, दूसरी इक्वेशन बनाने में, क्योंकि डिजिटों से बनने वाला नंबर भी चाहिए और डिजिटों का ऑर्डर चेंज करने पे जो नंबर आया वो भी चाहिए। ठीक है बच्चा, चलो क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या थी कि वो जो ओरिजिनल नंबर गिवन था उसका 9 गुना, तो 9 टाइम किसका, ओरिजिनल नंबर जो कि ये है x प्लस 10y, इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, उसकी इक्वेशन ये पड़ी हुई कितनी है, y प्लस, बाकी सॉल्व कर सकते हो, 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 2y प्लस 20x, आया ना, क्या करोगे 9x यहीं रखो, एक मिनट को, अच्छा दो जगह आ रहा है ना x वाली टर्म, तो 20x यहीं रहा और 9x वहां जाके माइनस होगा, तो 20x में से 9x क्या कितना आ गया 11x, और क्या करूंगा ये 2y यहीं रहेगा और 90 वहां जाके माइनस होगा, कितना होगा भाई माइनस का 88y इज इक्वल टू 0, और मुझे लग रहा है कि सेकेंड इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, नहीं हो रही, अरे देखो ना दोनों में से 11 कॉमन निकल जाएगा, और 11 कॉमन निकलने से अच्छा मैं दोनों तरफ क्या करूंगा 11 से डिवाइड करूंगा, तो 11 को डिवाइड किया इससे कितना है x, ये 11 से डिवाइड कितना है 88 डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय 88y डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 8, और 0 डिवाइडेड बाय 8 कर रहा हूं 11 से कर रहे हैं, 11x डिवाइडेड बाय 11 इज x, माइनस 80y डिवाइडेड बाय 11 किया तो माइनस 8y आया, और 0 डिवाइडेड बाय 11 इज 0। अब आई थिंक आगे सॉल्व कर सकते हो। आपको पूछा गया है द नंबर, कैसे करोगे नंबर, आपके पास जब x और y आएगा तो यहां पुट कर देना, वैसे तो आप नंबर बना लेंगे क्योंकि आपको x मिल गया मतलब फर्स्ट प्लेस पे डिजिट वंस पे, y मिला मतलब डिजिट जो टेंस प्लेस में वो मिल गया, बट आई थिंक तरीका ये है कि आप लिखेंगे द नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10y, और फिर x के लिए रखना, y की जगह y की वैल्यू रखना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हाँ बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे, ऑब्वियस एलिमिनेट करेंगे, क्या करो लो कर दें क्या, फर्स्ट और सेकंड को मेरे को लगता है सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो x का कोएफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, साइन चेंज करेंगे जो कि माइनस कर रहे हैं, ये कट गया, प्लस 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 होगा कितना आएगा 9y
इज इक्वल टू कितना होगा ये 9 में से 0 गया 9 आएगा, वाई कितना आ रहा है 1 आ रहा है, वाई कितना आ रहा है समझ नहीं आ रहा, वाई 1 आ गया। अब क्या करोगे, अब आपको वाई की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, फर्स्ट में को जाए सेकंड में, फर्स्ट में रख रहा हूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो x हम निकाल चुके नहीं, y निकाला है 1 इज इक्वल टू 9, x कितना आएगा 8 माइनस 9 माइनस 1 दैट इज 8 आ रहा है सीरियस। अब तुम लिखोगे यहां पर दी नंबर इज इक्वल टू कितना था x प्लस 10y, x आया है 8, 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1, कितना होगा 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, क्या है नंबर 18 है। देखो 1 और 8 का सम 9 है, अरे 1 और 8 का सम डिजिट का सम 9 है। अब जो नंबर 18 है इस 18 का अगर 9 गुना करोगे कितना आएगा 172 नहीं यार 162 है ना, इसका 9 गुना 162 और इसका रिवर्स नंबर कितना है 81, इसका 2 गुना करना कितना आएगा 2, सेम ही आ रहा है कि नहीं। तो देखो आंसर मिलाने की जरूरत भी नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है इतना, मुझे लगता है 2 सवाल अभी भी रह गए हैं यार, कर ले क्या बोलो, आई थिंक कर दे, खत्म करते हैं। देखो सिंपल सवाल है, पानी पी लो थोड़ा सा एक बार। कैमरा वजह चल रहा है, यहां देखो बेटा, कहता मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। क्या समझ आया, मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए, ठीक है जाने दो। सी आस्क द कैशियर, वो कैशियर को पूछती है टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, शादी में चाहिए होंगे बांटने के लिए। तो मीना क्या करती है, बैंक में जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए और कैशियर को कहती है कि जो उसको 2000 रुपए चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए 50 और 100 रुपए के नोटों में चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट। अब मीना को ऐसे होने स्थिति में कैशियर क्या देता है 25 नोट। मैं भी जान रहा हूं कि 25 नोट उसको मिले हैं, उसमें कुछ 50 के नोट होंगे और कुछ 100 के नोट होंगे। इक्वेशन बन गया कि 50 और 25 की नोटों की संख्या का सम है टोटल नोटों की संख्या कितनी 25, और हमें कहता है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। कह रहे बताओ उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले 100 रुपए के कितने नोट मिले। सिंपल है, लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या उसको मिली है x, और इसी प्रकार से मैंने लेट किया नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, मैंने माना कि उसे मिले हैं कितने y। देखो पहली इक्वेशन बहुत सिंपल बन गई, कैसे, अरे टोटल नोट 25 मिले इसको, जिसमें से x नोट 50 के होंगे और y नोट किसके होंगे, इधर देख लो भाई 100 के। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू, समझ आया सबको इक्वेशन क्यों बनी भाई। उसको कैसे ने टोटल कितने नोट दिए 25, और तुम भी जानने से कुछ नोट क्या थे 50 के कुछ 100 के, और हमने माना कि 50 के नोट x थे 100 के नोट y थे। तो ये 25 क्या है 100 और 50 के नोटों की संख्या का सम है। 50 के नोट की संख्या x, 100 के नोट की संख्या y, दोनों का सम 25 हो गया, 25 हो गया। दूसरी इक्वेशन, अरे टोटल तो 2000 रुपए मिले हैं उसको, अब 2000 में से कुछ अमाउंट आया है 50 रुपए के नोट पे। अब मेरे भाई दिमाग लगा 50 का एक नोट अमाउंट में 50 होता है, 50 का एक नोट 50 ही रुपए होता है, और 50 के कितने नोट मिले इसको x, तो 50 रुपए के नोट में कितना अमाउंट गया उसके पास 50x, नहीं समझे। अरे 50 का एक नोट 50 रुपए का होता है और 50 के ऐसे उसको क्या मिले हैं x नोट, तो कितना अमाउंट मिला है 50 के नोटों में 50x, और कुछ अमाउंट मिला है उसको 100 रुपए के नोटों में। 100 का एक नोट 100 के बराबर होता है, ऐसे 100 के कितने नोट मिले y, तो बता तो 100 रुपए में कितने अमाउंट मिला 100 के नोटों में 100 y रुपीज मिले। अब दोनों का सम करूंगा तो ये मिले इसको 2000 रुपए, समझे। अब इक्वेशन सेकंड में करना, दोनों सिंप्लीफाई होंगे, दोनों के दोनों 50 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों तरफ, नहीं देख रहे, सिंप्लीफाई करो ना 50 कॉमन निकल जाएगा, बेहतर दोनों तरफ 50 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा x 4y, कितना होगा ये 400 नहीं बच्चा, हाँ 40, 50 से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है ना, 2000 डिवाइडेड बाय 50
40 आएगा ना, ठीक है। मुझे लगता है इसके तो मेरी ड्यूटी खत्म, ड्यूटी मतलब इस सवाल की। आगे सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे? ऑब्वियस बात है बच्चा, आप दोनों का ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। आप लिखना है यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये कट जाएगा, कितना आएगा -3y, कितना आएगा बेटा माइनस का 15, माइनस से माइनस कटा, y कितना आएगा बेटा 5। अब y की वैल्यू कहां पुट करी? पहली इक्वेशन में। तो x प्लस लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इतना गंदा मत कर देना तुम लोग। तो x कितना आया 20, और इतना तो लिखोगे यहां पर लास्ट में। आंसर हो गया क्या? नहीं आया, आंसर नहीं आया। लिखना नंबर ऑफ 50 रुपी नोट कितना था? x माना था, और x कितना आया है 20। और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितना आया है y, और y कितना आया भाई? कहां गया भाई? 5। समझे? चलो, जब इतनी मेहनत की, एक लास्ट क्वेश्चन भी करो, सिंपल सवाल है। नई बुक में सवाल कम है यार, नई बुक में सवाल कम है, एक्सरसाइज कम, सवाल कम। कह रहा है लीडिंग लाइब्रेरी, एक प्रसिद्ध विख्यात लाइब्रेरी। लीडिंग क्या होता है? क्या होगा? पीछे ले जाऊं क्या? ले बोलो बोलो बेटा, बोलो जल्दी। 2y। अरे हाँ यार, फास्ट 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 फास्ट। लगता है गलती का ही देना है क्या? यहाँ से ऑब्वियस 50 से डिवाइड किया था ना, 2 आएगा। कितना खुश हो जाता है बच्चा, मास्टर की गलती पे बच्चा बहुत खुश हो जाता है। कोई नहीं बेटा, मेरे पे रेजर भी है। ए बातें नहीं बेटा, इतना ही बातें भी मत करो। इतना बड़ा भी अपराध मैंने लगता किया नहीं है, है ना? कितना आएगा ये? आई थिंक कटेगा तो यहाँ पर -y आएगा, कट जाएगा तो कितना आएगा ये 15, ये हो जाएगा 15, नहीं हो जाएगा? और ये आएगा कितना आएगा ये 10। तो कितना खुशी होगी तुमको यार, क्या तुम इतना। हाँ मोहित खान से पहले आगे ना बोलने टॉपर बचपन से तो 2 है टॉपर बचपन से। अच्छा ठीक है, तो तूने बताया तो नहीं मेरी गलती, मैं तुमने गलती कर दिया तो चेक करने बहुत समय लगाया तुमने। चलो कोई नहीं, कर देखो बच्चा कहता है लीडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर दी फर्स्ट 3 डेज। सुनो, एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज लेती है पहले 3 दिन के लिए। किसके लिए? पहले मतलब आप उनसे किताब लेके जाइए तो पहले 3 दिन तक आपको एक ही किराया देना है। 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 रखो, पहले 3 दिन का किराया फिक्स है। एंड एन एडिशनल चार्ज, और उसके बाद क्या है वहां पर एक अतिरिक्त चार्ज है। क्या है? अतिरिक्त चार्ज है फॉर दी ईच डे देयर आफ्टर। तो पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, और उसके बाद पर डे का क्या है? एक एडिशनल चार्ज है। 3 दिन के बाद क्या लगेगा? पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, बट पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है। अब यहां देखो सरिता पेड, देखो सरिता की स्थिति देखो। सरिता ने पे किए, कितने रुपए दिए हैं? 27 रुपए। और सरिता ने 27 रुपए दे रही है कब? जब उसने किताब रखी है कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? कविता क्या है सुनो, सरिता ने जब 7 दिन किताब रखी तो कितने रुपए दिए? 27। इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ये 27 का हिसाब क्या है? 27 कैसे बना? 27 में रुपए दिए 7 दिन के लिए। तो बेटा अगर मैं मान लूं कि पहले 3 दिन का जो फिक्स प्राइस है वो कितना है? x, और पर डे किराए में मान लूं क्या? y। तो पहले 3 दिन का तो उसने x रुपए दिया होगा, बोलो नहीं समझे? बोलो पहले 3 दिन का फिक्स किराया दिया होगा, और बाकी बची कितने दिन जो एक्स्ट्रा लिए? 4 दिन। और 1 दिन किराया अगर y है तो 4 दिन कितना बड़ा होगा? 4y। इन दोनों का सम है 27, समझे? इसी प्रकार से देखो दूसरी लड़की सुशी, सुशी नहीं बोलेंगे, सूजी, सुशी, सुशी है लड़की। कितना खुश हो गया। हाँ बोलो सुशी। अब वो कुछ भी है, मेरे को सवाल खत्म करने थे, बहुत ऊपर चले गए हम लोग। सुशी जो है या सुशी जो भी है वो
सुशी ने देखो पेड, अरे वाले मजाक नहीं बेटा, 21 दिन किताब, 21 कितना कुछ हो रहा है, उस सुशी ने 21 रुपीज दिए। अरे मेरा साथ थोड़ा गड़बड़ होगा ना, तो 21 रुपए दिए, जाओ फॉर दी बुक्स दी कैप फॉर 5 डेज। वही जो सुशी है वो जो 5 दिन किताब रखी बेटा, 5 दिन किताब, तो 5 दिन किताब रखने पे कितने रुपए दिए उसने, 21 रुपए। और तुम भी जान रहे हो इस 5 में से 3 दिन का किराया तो उसने एक्स दिया होगा, बाकी कितने दिन एक्स्ट्रा रखा, 2 दिन। अब 1 दिन का किराया अगर वाई रुपीज है, बाकी 2 एक्स्ट्रा दिन पे कितना बड़ा होगा, 2y, उनका सम है 21, समझे। तो लो ऐसे करना है इसको, लेट दी फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। तो माना कि पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है, रुपीज एक्स, है ना। चार्ज फॉर पर डे, या बेहतर लिखेंगे चार्ज फॉर पर डे एडिशनल जो वाले हैं, कितना है, रुपीज वाई। तो सरिता केस में देखो क्या है, 27 रुपए देती है। कब, जब किताब रखी कितने दिन, 7 दिन। तो 7 में से बेटा जो 3 दिन थे, जो 7 में से जो 3 दिन थे, उस 3 दिन का किराया तो एक्स दे दिया, बाकी कितने दिन का रह गया, 4 दिन का। अब अगर 1 दिन का वाई रुपीज है एडिशनल, तो बाकी जो एक्स्ट्रा 4 दिन लिए उसका कितना दिया, 4y। ये सरिता का हिसाब बन गया। इसी प्रकार से सुशी का भी हिसाब बना दो। सुशी जो है उसने 21 रुपए दिए हैं, कब, जब 5 दिन किताब रखा। तो 5 में से बेटा 3 दिन का तो एक्स उसको भी देना है, तो 3 दिन की एक्स पकड़ा दी भाई काउंटर पे, जहां भी वो पैसे मांगते होंगे, बोले 3 दिन का एक्स पकड़। अब क्या रहेगा, बाकी बचे हुए 2 एक्स्ट्रा दिन का किराया। अब 1 एक्स्ट्रा दिन पे पड़ता है वाई रुपीज, तो 2 एक्स्ट्रा पे कितना पड़ेगा उसको, 2y। और इनका सम पड़ा सुशी को कितना, 21 रुपए। तुम ही लोगों जिसको मेरे सुशी बोलने से दिक्कत हुआ, इतने साल से पढ़ा था, कोई नहीं हंसा इतना, हाँ। और मैंने हंसा यही बोला होगा, बाकी आई थिंक आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ एनसीईआरटी के सवाल हुए देखो, और सबसे बहुत गंदा है एनसीईआरटी का मामला, कोई डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं, कोई वर्क एनर्जी में प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रेन पैसेंजर ट्रेन वाला सवाल नहीं जो पूरी बुक में, और मिल जाएगा पेपर में तुम्हें, कुछ भी नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो हम करेंगे इसको आगे भी, बट कम से कम भाई इतना करो जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है दोस्त। वो कैमरा बंद कर देना दोस्त।